लोगों को देखकर ईशान को घिन होने लगी। फाउंडेशन स्टेज में कदम रखने के बाद से उसका दिल पत्थर सा हो गया था। मारने में जरा भी हिचक नहीं होती। पर बिल जॉनसन से वादा किया था कि शर्मा खानदान को मौका देगा, इसलिए गहरी सांस लेकर गुस्सा दबाया। क्या चाहते हो? ईशान ने ठंडे लहजे में पूछा। क्रिश्चियन जॉनसन ने ठट्ठा मारकर कहा, मेरे बेटे की काबिलियत से कम 10 करोड़ तो कमा लेता ना। 10 करोड़ दे, अभी निकलते हैं। ये सुनकर ईशान के होंठों पर ठंडी मुस्कान खेल गई। 10 करोड़ मांग रहा है? हिम्मत तो देख, ईशान ने ठंडे लहजे में कहा। क्रिश्चियन ने नाक सिकोड़ी। बकवास बंद कर, नहीं दिए तो आज यहीं डेरा डाल दूंगा, कहकर वो दरवाजे पर धड़ाम से बैठ गया। ईशान ने उसे ठंडी नजरों से देखा, कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद अचानक बोला, तू शर्मा खानदान का है ना? क्रिश्चियन चौंका, बेसब्री से बोला, तुझे क्या? हाँ या ना बोल, ईशान ने ठंडे लहजे में कहा। क्रिश्चियन एक पल सोचा, आंखें घुमाई। उसे पता था ईशान और शर्मा खानदान में बनती नहीं। अगर कहा कि शर्मा खानदान का हूं तो शायद आज कुछ न मिले। सोचकर घमंड से बोला, 10 साल से शर्मा खानदान गया तक नहीं। सख्ती से कहूं तो मैं शर्मा खानदान का नहीं हूं। अच्छा, ईशान ने ठंडी हंसी दी। शर्मा खानदान का नहीं है तो चैन से मार सकता हूं, कहकर वो क्रिश्चियन की तरफ बढ़ा। क्रिश्चियन का दिल खुशी से उछल पड़ा। लगता है सही अंदाजा लगाया। वो जमीन से उठा और मुस्कुराकर बोला, बस 10 करोड़ ही तो मांगे, ज्यादा नहीं। समझदार लड़का है तू। साइमन जॉनसन और बाकी रिश्तेदार बुदबुदाए। सोचा नहीं था इस निकम्मे के पास 10 करोड़ भी होंगे। लानत। पर अगले ही पल साइमन और बाकियों का चेहरा सफेद पड़ गया। ईशान ने हाथ हल्का सा हिलाया और क्रिश्चियन जॉनसन का सिर चूर चूर कर दिया। फिर उसका कॉलर पकड़कर साइमन जॉनसन के सामने फेंक दिया। शर्मा खानदान का नहीं था ना, इसीलिए मर सकता है? ईशान ने ठंडी हंसी दी। शैतान सा लग रहा था। साइमन और ब्रेंडा जॉनसन सन्न रह गए। आधा सेकंड बाद ब्रेंडा के मुंह से चीख निकली, इसने इसने इंसान मार दिया। ब्रेंडा कांप रही थी, भागना चाहती थी, पर पैर नहीं उठ रहे थे। साइमन भी डर से कांप गया। पैंट गीली हो गई। ईशान ने ठंडी नजरों से साइमन को देखकर बोला, मरना नहीं चाहते तो फिर कभी उकसाना मत। साइमन कहां बोलने की हिम्मत कर पाता। डर से पैंट गीली हो चुकी थी। ब्रेंडा को खींचकर कांपते पैरों से गाड़ी में बैठे और भाग निकले। उनके जाते देख ईशान ने गहरी सांस ली। उंगली हिलाई। एक नीली लॉ क्रिश्चियन की लाश पर गिरी। 1 मिनट में लाश राख बन गई। घर लौटकर कपड़े बदले और फिर गोदाम में जाकर कुछ जड़ी लेने की सोची। एल्केमी प्रैक्टिस करनी थी। पर गोदाम पहुंचा तो खाली था। जड़ी तो खत्म हो गई। ईशान ने भौहें चढ़ाईं। राय वॉल्टर्स को फोन करने वाला था, पर सोचा फुर्सत है तो खुद ही देख आते हैं। गाड़ी में बैठा और ट्रेडिशनल मेडिसिन हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गया। आज हॉस्पिटल के बाहर भारी भीड़ थी। दरवाजे पर बड़ा सा बैनर लटक रहा था, शिगलान सिटी वैद्यराज धीरज डावर मुफ्त इलाज कर रहे हैं। वैद्यराज? ईशान ने भौहें चढ़ाईं। कोई अजब नहीं, आज इतनी भीड़ है। गाड़ी पार्क करके ईशान अंदर घुस गया। हॉल में लंबी लाइन लगी थी। सामने 60 साल का बूढ़ा बैठा था। जोगी सा दिखता था, पर आंखों में घमंड भरा था। ये ही धीरज डावर होंगे, ईशान ने दूर से देखकर बुदबुदाया। वैद्यराज हैं तो ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में जरूर होंगे। सोचकर ईशान ने लाइन में लग गया। वैद्यराज की काबिलियत देखने का इरादा था। लाइन लंबी थी। काफी लोग नाम सुनकर आए थे। कोई सच में बीमार, कोई तमाशा देखने। ईशान के आगे एक गरीब औरत बच्ची को गोद में लिए खड़ी थी। 2 घंटे से ज्यादा बीते, ईशान धीरज डावर के पास पहुंचने वाला था। आगे वाली गरीब औरत जल्दी से बच्ची लेकर बोली, डॉक्टर साहब, डॉक्टर डावर, मेरी बेटी को देख लीजिए। कई दिन से बुखार है, कोई दवा असर नहीं कर रही। धीरज डावर ने उसे एक नजर देखी, कुछ नहीं बोले, बस आंखें बंद कर लीं। गरीब औरत हिचकिचाई, फिर बोली, डॉक्टर डावर, मेरी बच्ची को। धीरज डावर ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ टेबल पर रख दिया। गरीब औरत हैरान, डॉक्टर साहब। उसी वक्त धीरज डावर के पास खड़ा नौजवान बेसब्र होकर बोला, डॉक्टर क्या, इतनी अक्ल भी नहीं, खाली हाथ आ गए। गरीब औरत शर्मिंदा होकर बोली, मुफ्त इलाज लिखा था ना। मुफ्त लिखा है तो मुफ्त है।
डॉक्टर डावर को तोहफा भी नहीं लाते हैं या नहीं? नौजवान ने बेसब्री से कहा। साला गरीब, पैसे कमाने की अक्ल भी नहीं। नौजवान ने धीरे से बुदबुदाया। गरीब औरत घबरा गई, जेबें टटोलीं, 100-150 रुपए निकाले। डॉक्टर साहब, मेरे पास बस इतने ही हैं। ये मेरे गांव के अंडे हैं, डॉक्टर साहब के लिए। गरीब औरत ने जमीन से टोकरी उठाई। धीरज डावर ने एक नजर देखी और ठट्ठा मारकर हंसे। इतने से मेरा पेट भर जाएगा? टोकरी जमीन पर पटक दी। पीछे खड़ा ईशान का चेहरा ठंडा पड़ गया। ये धीरज डावर कितना बेशर्म था, मुफ्त इलाज का ढोंग करके पैसे लूट रहा था। अरे अरे हट ना! उसी वक्त एक सोने की चेन वाला आदमी आया और बेरहमी से धक्का देकर आगे बढ़ गया। गरीब औरत को घूर कर बोला, पहले आया तो क्या हुआ, मैं लाइन तोड़ रहा हूं, पसंद नहीं तो दबा के रख, कहकर जेब से जेड पेंडेंट निकालकर धीरज डावर को थमा दिया। डॉक्टर डावर, मेरी बीमारी देख लीजिए, सोने की चेन वाला आंख मारकर बोला। धीरज डावर ने चुपचाप पेंडेंट ले लिया और रवैया पल में बदल गया। भाई साहब, क्या तकलीफ है? धीरज डावर ने मीठे लहजे में पूछा। सोने की चेन वाला हंसा। मेरी ताकत बहुत देर तक रहती है, देख लीजिए ना। धीरज डावर जोर से हंसे। कोई बात नहीं, आसानी से ठीक हो जाएगी। धीरज डावर का रवैया देखकर ईशान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उधर गरीब औरत 2 बड़े बड़े लोगों को नाराजुक नहीं करना चाहती थी, बस अपनी बच्ची को देखकर चुपके चुपके आंसू बहा रही थी। ईशान का चेहरा ठंडा पड़ गया। वो आगे बढ़ा और सोने की चेन वाले के ठीक सामने खड़ा हो गया। फिर धीरज डावर को देखकर आधा हंसकर बोला, डॉक्टर डावर, मेरे पास इससे भी बेहतरीन तोहफा है, मुझे पहले देख लेंगे। तू कौन है बे? लाइन में लगना नहीं आता? सोने की चेन वाला गुस्से से बोला। ईशान ने उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी दी। तूने लाइन में लगकर आया था क्या? मुझे कोई फर्क नहीं, साइड हो जा। सोने की चेन वाला ईशान का कंधा पकड़कर खींचने लगा, पर कितना भी जोर लगाए, ईशान हिला तक नहीं। अच्छा अच्छा रुक! सोने की चेन वाला ईशान की नाक पर उंगली दिखाकर बोला। रिवर सिटी में मुझसे टकराने की हिम्मत? आज तुझे खत्म कर दूंगा, कहकर वो एक तरफ गया और फोन निकालकर कॉल करने लगा। ईशान ने उसे भाव नहीं दिया। धीरज डावर को देखकर ठंडी हंसी दी। डॉक्टर डावर, अब ठीक है ना? धीरज डावर ने हल्की मुस्कान दी। बेशक, पर पहले तोहफा तो दिखा। अगर अच्छा लगा तो पहले तुझे देखूंगा। ईशान ने सिर हिलाया, हाथ हल्का सा हिलाया और बोला, ये रहा। धीरज डावर ने भौहें चढ़ाकर बोले, मतलब तेरे हाथ में तो कुछ नहीं है? कुछ नहीं? मेरे हाथ में है ना, दिख नहीं रहा? ईशान ने ठट्ठा मारकर पूछा। धीरज डावर का चेहरा खराब हो गया। साफ साफ कुछ नहीं है, मुझसे मजाक कर रहा है? ईशान ने हाथ हिलाकर ठंडी हंसी दी। यही तो है। छठाक! ईशान का हाथ धीरज डावर के गाल पर पड़ा और वो कुर्सी से उड़कर जमीन पर जा गिरे। बड़ा वाला तमाचा चाहिए? ईशान ने ठंडी हंसी दी। धीरज डावर तुरंत गुस्से से पागल हो गए, जमीन से उठे, ईशान की नाक पर उंगली दिखाकर बोले, हरामजादे, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? पागल हो गया है क्या? चारों तरफ लोग फुसफुसाने लगे। वैद्यराज पर हाथ उठाया? इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है? हाँ, वैद्यराज को नाराज किया तो हमारा इलाज कौन करेगा? ये लड़का बहुत जल्दबाज है। चारों तरफ की बातें सुनकर ईशान को दुख हुआ। लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, अपने ऊपर न आए तो किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। और यही वजह है कि जालिम बेखौफ होकर जुल्म करते हैं। ईशान ने धीरज डावर को ठंडी नजरों से घूरकर बोला, तू खुद को वैद्यराज कहता है? वैद्य का जमीर कहां गया? इस औरत की बच्ची को तेज बुखार है, तू देखने को तैयार नहीं। उस सोने की चेन वाले को सिर्फ देर तक ताकत चाहिए, उसे इलाज दे रहा है। ऐसा आदमी डॉक्टर भी कहलाए? ऐसा शख्स वैद्यराज कहलाए। सच में हंसी आती है। कुछ बातों ने धीरज डावर का चेहरा लाल कर दिया, पर उसने ईशान की बात दिल पर नहीं ली। उल्टा उंगली दिखाकर बोला, ये समाज का नियम है, समझता है? पैसे नहीं तो इलाज भी नहीं। कमजोर लोग ही गलत नियम मानते हैं, ईशान ने ठंडे लहजे में कहा। हाँ 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 हाँ, धीरज डावर जोर से हंसा। मुझ पर हाथ उठाया, अंजाम सोचा है? ईशान ने ठंडी हंसी दी। कीड़ा मारने से पहले अंजाम सोचता है कोई? धीरज डावर का चेहरा बदल गया, उंगली दिखाकर बोला, मुझे कीड़ा कहां,
पता है मैं कौन हूं? कितने बड़े बड़े अफसरों पर मेरा एहसान है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशान ने ठंडी हंसी दी। धीरज डावर का चेहरा और खराब हो गया। उसी वक्त उसने दरवाजे की तरफ देखा और थोड़ा हैरान होकर बोला, लड़के, तेरी सजा आ गई। पलटकर देखा तो दरवाजे से कई टैटू वाले मजबूत आदमी अंदर घुस रहे थे। हरामजादे, मेरी लाइन तोड़कर वैद्यराज पर हाथ उठाया, आज तुझे अपंग कर दूंगा। सोने की चेन वाला घमंड से बोला। ईशान को ऐसे छोटे किरदार पर हाथ उठाने की जरूरत भी नहीं लगी। फोन निकाला और राय वॉल्टर्स को कॉल लगा दी। ट्रेडिशनल मेडिसिन हॉस्पिटल आ, आदमियों के साथ। ईशान ने छोटा सा हुक्म दिया और फोन काट दिया। दूसरी तरफ राय वॉल्टर्स कुछ समझ नहीं पाए, पर ईशान उनका सोने का अंडा था। हुक्म के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। सोचकर अल्लन से बोले, सब भाइयों को इकट्ठा कर, अभी ट्रेडिशनल मेडिसिन हॉस्पिटल चल। जी राय भाई, अल्लन ने सिर हिलाया। हॉस्पिटल के अंदर सोने की चेन वाला ईशान पर उंगली दिखाकर बोला, अब भी माफी मांग ले तो शायद छोड़ दूं। ईशान ने उसकी तरफ देखकर बोला, तू छोटा किरदार है, मेरे लायक का नहीं। रुक, कोई आएगा तेरे साथ बात करने। मर जा साले, मुझे डरा रहा है। तू भी छोटा किरदार है। सोने की चेन वाला गालियां देने लगा। दूर बैठा धीरज डावर चाय पीते हुए तमाशा देख रहा था। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, पर आप चले जाइए। मेरी वजह से आपको कुछ हो गया तो। पास खड़ी गरीब औरत घबराकर बोली। ईशान ने मुस्कुराकर तसल्ली दी, बहन फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर गोद में बच्ची की तरफ देखकर बोला, तेरी बेटी का इलाज मैं कर दूंगा। ही, बड़ा नाटक करता है। धीरज डावर ने ठट्ठा मारकर कहा। तू कौन होता है इलाज करने वाला? ईशान ने उसकी तरफ देखकर बोला, मैं कोई भी हूं, तेरे जैसे नीच से कहीं बेहतर हूं। डॉक्टर डावर, मैं संभाल लूंगा। सोने की चेन वाला क्रेडिट लेने को बोला। धीरज डावर ने हल्का सिर हिलाया, इसे निपटा दो तो 3 बार मुफ्त इलाज कर दूंगा। सच? शुक्रिया डॉक्टर डावर। सोने की चेन वाला खुश हो गया। गड़ गड़ गड़। उसी वक्त बाहर से गाड़ियों की भयानक आवाज आई। देखा तो दर्जनों गाड़ियां हॉस्पिटल के गेट पर रुक गईं और एक के बाद एक मजबूत आदमी गाड़ियों से कूदकर अंदर आने लगे। ये नजारा देखकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए और सोने की चेन वाला तो सन्न रह गया, बुदबुदाया, राय भाई यहां क्यों आए? राय भाई, आप यहां? सोने की चेन वाला समझ नहीं पाया, फिर भी सिगरेट लेकर जल्दी पास गया। राय वॉल्टर्स ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे ईशान के पास दौड़े। माथे से पसीना पोंछते हुए बोले, मिस्टर शर्मा, हुक्म कीजिए। राय वॉल्टर्स का घबराया हुआ रवैया देखकर चारों तरफ के लोग सन्न रह गए। सोने की चेन वाला तो जैसे मुंह में कील ठोंक ली गई हो। उसके जैसे लोगों के लिए राय वॉल्टर्स तो आसमान में सितारा थे, छूना तो दूर, टकराने की हिम्मत भी नहीं होती थी। तो ये लड़का इन सबको ले आया। अब समझ आया इतना घमंड क्यों था। लोग फुसफुसाने लगे और पीछे हट गए। ईशान ने सोने की चेन वाले को देखकर कहा, अब ये तेरे हवाले। राय वॉल्टर्स ने जल्दी सिर हिलाया, कोई बात नहीं। हाथ हिलाया और उनके आदमी सोने की चेन वाले पर टूट पड़े। पल भर में वो जमीन पर लेट गया। राय भाई, मुझे नहीं पता था ये आपका आदमी है। मैं मैं गलत था। सोने की चेन वाला डर से कांपते हुए बोला। राय वॉल्टर्स ने डांटा, मेरा आदमी? ये मिस्टर ईशान शर्मा है। इनके साथ बदतमीजी की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ईशान शर्मा का नाम सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। तो यही ईशान शर्मा है? कोई अजब नहीं, इतना कॉन्फिडेंट था। हाल ही में साउथ सिटी के लाल वंश खानदान को रौंदा था। सुना है इनकी दवा का कमाल है। दूर बैठे धीरज डावर ने आंखें सिकोड़कर ईशान को देखा। ठंडी हंसी देकर बोले, तो तू ईशान शर्मा है? नाम सुना था, सोल नरिशमेंट पिल भी तेरी ही है ना? ईशान ने उसकी तरफ देखकर कहा, माफ कीजिए, आपका नाम तो कभी सुना ही नहीं। धीरज डावर का चेहरा ठंडा पड़ गया। आंखें सिकोड़कर बोले, ईशान शर्मा, हम एक ही फील्ड में हैं। एक गांव की औरत के लिए मुझे क्यों नाराज कर रहा है? एक ही फील्ड? ईशान ने ठंडी हंसी दी। पैसे देखकर दूसरों को रौंदने वाला मुझसे तुलना करे? ईशान की बातों ने धीरज डावर का चेहरा लाल कर दिया। धीरज डावर ने ठंडे लहजे में कहा, ईशान शर्मा, घमंड मत कर। जल्दी या देर से मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। माफ कीजिए, जिंदगी भर भी तेरे जैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईशान ने पलट कर कहा।
धीरज डावर गुस्से से उबलने ही वाला था कि एक सूट बूट वाला मध्यम उम्र का आदमी दौड़ता हुआ आया। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन हॉस्पिटल के डीन कोबेट थे। घबराते हुए बोले, ये ये क्या माजरा है? धीरज डावर ने नाक सिकोड़ी। डॉक्टर कोबेट, मैं शिगलांस सिटी से इतनी दूर रिवर सिटी आपके मरीज देखने आया और आपका यही सलूक है? डॉक्टर कोबेट ने जल्दी कहा। डॉक्टर डावर, कोई कोई गलतफहमी तो नहीं? गलतफहमी? धीरज डावर ने भौहें चढ़ाकर ईशान पर उंगली दिखाई। मैं मरीज देख रहा हूं और ये आकर मेरा काम खराब कर रहा है। डॉक्टर कोबेट, आपके हॉस्पिटल की सिक्योरिटी क्या खाक करती है? डॉक्टर कोबेट ने ईशान को देखा। दिल में घबराहट हुई। ईशान शर्मा अभी रिवर सिटी में बड़ा नाम था। दोनों में से किसी को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। मिस्टर मिस्टर शर्मा, आखिर बात क्या है? डॉक्टर कोबेट ने हिम्मत जुटाकर पूछा। ईशान ने उनकी तरफ देखकर कहा, ऐसे शख्स को बुलाकर आप अपने हॉस्पिटल की इज्जत पर दाग नहीं लगा रहे। डॉक्टर कोबेट, सुना ना, मैं इनका सीनियर हूं फिर भी बदतमीजी कर रहा है। धीरज डावर ने ठंडी हंसी दी। अभी इसे निकालो वरना आज का इलाज कैंसिल। धीरज डावर ने धमकी दी। चारों तरफ के लोग घबरा गए। आधा दिन से लाइन में थे। कईयों ने छुट्टी ली थी। डॉक्टर कोबेट और परेशान, धीरज डावर को बुलाने में लाखों खर्च किए थे। अब चला गया तो सब बेकार। धीरज डावर ने ईशान को जीत की नजरों से देखकर ठंडी हंसी दी। लड़के, नेकदिल है ना? अभी निकल जा, वरना इनका इलाज कौन करेगा? इलाज कौन करेगा? ईशान ने भौहें चढ़ाईं। तू खुद को बहुत बड़ा समझता है? ईशान शर्मा, सोल नरिशमेंट पिल बना ली तो वैद्य समझ लिया खुद को? मैं धीरज डावर 8 साल की उम्र से दवा सीख रहा हूं। 19 में नाम हुआ, 27 में चाइनीज वेस्टर्न दोनों का मेल कर लिया। अब तो मुझे वैद्यराज कहते हैं। तू है कौन? धीरज डावर ने ठट्ठा मारकर कहा। डॉक्टर कोबेट भी दुविधा में थे। उन्हें ईशान की काबिलियत का कुछ पता नहीं था और मेडिकल फील्ड में ईशान का नाम अभी तक नहीं था। मिस्टर शर्मा, आप बड़े आदमी हैं। हमारे लिए मरीज देखने की क्या जरूरत? किसी ने धीरे से कहा। हाँ मिस्टर शर्मा, आप पहले जाइए। हम पैसे देकर इलाज करवा लेंगे। मिस्टर शर्मा, आपका इरादा अच्छा है, पर सब ईशान को समझाने लगे। साफ था किसी को यकीन नहीं था। ईशान ने डॉक्टर कोबेट को देखकर कहा, डॉक्टर कोबेट, आप क्या कहते हैं? डॉक्टर कोबेट ने सोचकर हिम्मत जुटाई। मिस्टर शर्मा, आपका नाम तो बहुत है, पर हमने आपकी काबिलियत सिर्फ सुनी है, देखी नहीं। क्या आप सबके सामने एक बार दिखा सकते हैं? हाँ मिस्टर शर्मा, हमारा यकीन नहीं करना चाहते, पर जान का सवाल है, किसी और ने कहा। ईशान ने सिर हिलाया और पास खड़ी गरीब औरत की तरफ देखकर अदब से बोला, बहन, मैंने तेरी बेटी का इलाज करने का वादा किया था, मुझ पर यकीन है? गरीब औरत का चेहरा उलझन में था। रोती बच्ची को देखा, फिर ईशान को। आखिर दांत भींच कर बोली, मिस्टर शर्मा, आप एक गांव की औरत के लिए धीरज डावर से टकराने को तैयार हैं। मुझे आप पर पूरा यकीन है। अच्छा। ईशान तुरंत बच्ची के पास गया, धीरे से हाथ उठाया और बच्ची के माथे पर रख दिया। फिर उसकी हथेली से कनी की धारा बच्ची के माथे में समा गई। बस 30 सेकंड में बच्ची का रोना बंद। गरीब औरत हैरान रह गई। जल्दी से हाथ माथे पर रखा और चीखी, बुखार उतर गया, सच में उतर गया। डॉक्टर कोबेट दौड़े आए और बच्ची को चेक किया। सच में बुखार पूरी तरह उतर गया। डॉक्टर कोबेट हैरानी से बोले, मिस्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब औरत झुककर शुक्रिया करने लगी। ईशान ने हाथ उठाया और हल्की ताकत से उसे खड़ा कर दिया। बहन, झुकने की जरूरत नहीं। मैंने वादा किया था, मैं वादा तोड़ता नहीं। चारों तरफ के लोग अचानक उत्तेजित होकर फुसफुसाने लगे। सिर्फ हाथ फैलाया और बच्ची की बीमारी ठीक? कितनी कमाल की दवा काबिलियत होगी। ईशान हाथ पीछे बांधकर शांत खड़ा रहा। यह फाउंडेशन स्टेज की ताकत थी। साधारण बीमारियां सिर्फ कई से ठीक हो जाती थीं। डीन डॉक्टर कोबेट जल्दी ईशान के पास आए, हाथ जोड़कर बोले, मिस्टर शर्मा, नेकी के लिए शुक्रिया। ये कहकर डॉक्टर कोबेट धीरज डावर की तरफ मुड़े। डॉक्टर डावर, आपकी हरकतें मैंने सिक्योरिटी मॉनिटर पर साफ देखी। मैंने आपको मुफ्त इलाज के लिए पैसे दिए थे, पर अफसोस आपने चुपके से मुनाफा कमाया। माफ कीजिए। डॉक्टर कोबेट ने न झुकते हुए न डरते हुए कहा। ईशान को डॉक्टर कोबेट का रवैया पसंद आया। अनायास सिर हिलाकर तारीफ की, पर धीरज डावर का चेहरा ठंडा पड़ गया।
डॉक्टर कोबेट को देखकर बोला, डॉक्टर कोबेट, उम्मीद है अफसोस नहीं होगा। मुझे अफसोस नहीं होगा, डॉक्टर कोबेट ने बेपरवाही से कहा। धीरज डावर, अब तू निकल ले, ईशान ने ठंडे लहजे में डांटा। धीरज डावर का चेहरा बेहद खराब था। अनायास पास खड़े दो आदमियों की तरफ देखा। दोनों समझ गए, एक दूसरे को देखा और अचानक ईशान पर मुक्का जड़ दिया। ईशान पहले से जानता था कि ये दोनों इनर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट थे, इसलिए सावधान था। बिना घबराए दोनों हाथ उठाए और सीधा मुकाबला किया। जनन की आवाज के साथ दोनों हवा में उड़ गए। उनके हाथों की हड्डियां टूट गईं, दर्द से कराहने लगे। ऐसे कचरे से मुझे टकराना चाहता है? ईशान ने ठंडे लहजे में कहा। दोनों जमीन से उठे, धीरज डावर के पास खड़े हो गए और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। ईशान शर्मा, तेरी हरकतों की सजा मिलेगी। एक वैद्यराज की ताकत को कम मत समझ, धीरज डावर ने झर भरे लहजे में कहा। ईशान ने ठट्ठा मारकर कहा, तेरी दवा काबिलियत चाहे कितनी ऊंची हो, वैद्य का जमीर ना हो तो कुछ नहीं। हाँ 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 हाँ, धीरज डावर जोर से हंसा। मेरी दवा काबिलियत सिर्फ बड़े बड़े अफसरों से दोस्ती का जरिया है, पर तू, देखता हूं तेरी नेकी तुझे कितनी दूर ले जाती है, धीरज डावर ने झर उगलकर कहा। यह कहकर वो पलटा और बाहर निकल गया। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अनगिनत लोग ईशान की तारीफ करने लगे। वादे के मुताबिक ईशान तुरंत धीरज डावर की कुर्सी पर बैठ गया और मरीज देखने लगा। रात 9 बजे तक हॉस्पिटल शांत होने लगा। ईशान ने बदन खींचा। थकान महसूस हो रही थी। क्योंकि इतनी खपत ईशान के लिए भी मुश्किल हो रही थी। मिस्टर शर्मा, सच में माफ कीजिए, डॉक्टर कोबेट ने पानी का गिलास थमाया और अदब से बोला। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर कोबेट, अदब की जरूरत नहीं, ये सब मैंने आपके लिए नहीं किया। हालांकि बोला ऐसा था, पर ईशान की वजह से ट्रेडिशनल मेडिसिन हॉस्पिटल को बहुत फायदा हुआ था। मिस्टर शर्मा, अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं आपको स्पेशल कंसल्टिंग फिजिशियन रखना चाहता हूं। कैसा रहेगा? डॉक्टर कोबेट ने अचानक कहा। ईशान ने भौहें ढीली की। चढ़ाई? स्पेशल कंसल्टिंग फिजिशियन? मतलब? मतलब गेस्ट फिजिशियन। हर महीने तनख्वाह दूंगा, ओहदा मेरे बाद होगा। आपको बस कभी कभी आना होगा, डॉक्टर कोबेट ने जल्दी समझाया। ईशान ने सोचा, अच्छा आइडिया था। कुछ देर सोचकर बोला, तनख्वाह की जरूरत नहीं, हर महीने बस एक बैच जड़ी दे दीजिए। कर सकेंगे? डॉक्टर कोबेट खुशी से बोले, बिल्कुल। हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हॉस्पिटल में बहुत कुछ कम हो सकता है, पर जड़ी की कभी कमी नहीं। ठीक है, तो फाइनल। शुक्रिया। ईशान ने सिर हिलाया और निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। ईशान ने घर में नजर दौड़ाई। एडवर्ड ग्रीन कहीं नहीं था। अजीब, ये बदबूदार लड़का कहाँ गया? ईशान ने मन में बुदबुदाया। एडवर्ड ग्रीन 2 दिन से घर नहीं आया था, फोन भी नहीं लग रहा था। ईशान को थोड़ी चिंता हुई, पर एडवर्ड ग्रीन भी इनर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट था। ईशान को लगा कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी। ज्यादा नहीं सोचा। सुबह तक सोया। अगली सुबह डॉक्टर कोबेट ने एक बैच जड़ी मंगवाई। अगले कुछ दिन ईशान ने लगभग सारा वक्त जड़ी रिफाइन करने में लगा दिया। ये स्पिरिचुअल फायर पर पूरा काबू पाना आसान नहीं। ईशान ने सामने जली हुई राख देखकर परेशान होकर कहा, पिछले कुछ दिनों में अनगिनत कोशिशें की, पर आंच का कंट्रोल हमेशा गड़बड़ हो जाता था। जरा सी गलती और जड़ी राख। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं था, सिर्फ वक्त से तजुर्बा बढ़ता था। पलक झपकते 5 दिन बीत गए। ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 दिन बचे थे। इस दिन सुबह हैंसन बूढ़े ईशान के दरवाजे पर पहुंच गए। ईशान के सामने अदब से बोले, मिस्टर शर्मा, फैक्ट्री का सब इंतजाम कर लिया, अब चले ना? ईशान हैरान, इतनी सुबह? हैंसन बूढ़े ने कड़वी मुस्कान दी। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोसीजर पूरे करने हैं। ईशान ने सोचा और बोला, ठीक है, रुको, मैं सामान पैक कर लूं। आधा घंटा बाद ईशान कुछ जरूरी सामान लेकर हैंसन बूढ़े के साथ शिगलांस सिटी की तरफ चल दिया। ये ईशान की दूसरी बार शिगलांस सिटी थी, इसलिए अजनबीपन नहीं लगा। हैंसन बूढ़े ने ईशान को ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के वेन्यू पर पहुंचाया। ये जगह है जहां कॉन्फ्रेंस होगी, हैंसन बूढ़े ने सामने के बड़े स्टेडियम की तरफ उंगली दिखाकर कहा। ईशान ने सिर हिलाया। भीड़ तो ज्यादा नहीं लग रही। हैंसन बूढ़े ने कड़वी मुस्कान दी।
साधारण शहर में ज्यादा से ज्यादा 2-3 लोग हिस्सा लेते हैं। हमारे रिवर सिटी से तो सालों से सिर्फ मैं ही जाता रहा हूं। ईशान ने मन ही मन आह भरी। इतने सालों तक अपनी आस्था पर कायम रहना हैंसन बूढ़े के लिए आसान नहीं था। चलें, रजिस्ट्रेशन करवा लें। मैंने सब मटेरियल पहले ही जमा कर दिए हैं, हैंसन बूढ़े ने कहा। ईशान ने सिर हिलाया और हैंसन बूढ़े के पीछे वेन्यू में घुस गया। रजिस्ट्रेशन वाली जगह एक बड़ा ऑफिस था। सजावट शानदार थी और ऑन-डेट टीम शिगलान सिटी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एसोसिएशन की थी। ईशान हैंसन बूढ़े के पीछे ऑफिस में घुसा। ऑफिस में 4-5 बूढ़े रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। हैंसन बूढ़े को देखकर मजाक उड़ाया। हैंसन बूढ़े, फिर रजिस्ट्रेशन करने आ गए? ये तेरा 13वां साल होगा ना? इस बार कोशिश कर, आखिरी मत रहना। हाँ, हर साल भागते हो, हार मानते नहीं। तेरी जंगी स्पिरिट की दाद देता हूं। सबकी हंसी मजाकत सुनकर हैंसन बूढ़े जरा भी शर्मिंदा नहीं हुए। बस अदब से बोले, इस बार मैं हिस्सा नहीं ले रहा, मिस्टर शर्मा ले रहे हैं। कहकर हैंसन बूढ़े ने पास खड़े ईशान की तरफ देखा। ये देखकर बूढ़े ठट्ठा मारकर हंस पड़े। हैंसन बूढ़े, रिवर सिटी में आदमी खत्म हो गए? बच्चे को ले आए? हाँ यार, दवा बनाना तजुर्बे का काम है। बच्चा क्या कर लेगा? हैंसन बूढ़े का चेहरा थोड़ा लाल हुआ, पर कुछ नहीं बोले। साफ था, सालों से ऐसी ताने सुन सुनकर आदत पड़ गई थी। हैंसन बूढ़े, इनकी परवाह मत करो, ये बूढ़े पे आज कुछ नहीं। ईशान ने मुस्कुराकर तसल्ली दी। आवाज धीमी थी, पर सबने सुन ली। बूढ़े गुस्से से लाल हो गए। बच्चे, हम तेरे से उम्र में बड़े हैं, ऐसी बातें करते हैं? ईशान ने उनकी तरफ देखकर बेपरवाही से कहा, कुछ लोग उम्र का रोब झाड़ते हैं। बड़ा है तो सही है, बड़ा है तो बकवास करने का हक है। नेक हो तो इज्जत दूंगा, वरना सॉरी, मेरे लिए कुछ नहीं। कुछ बातों ने बूढ़ों का मुंह बंद कर दिया। छोटे, तेरी बातों से साफ पता चल रहा है कि तेरे पास कुछ दम नहीं। किसी ने ठट्ठा मारा। ईशान ने ठंडी हंसी दी। बूढ़े, ये बात मैं तुझे लौटा रहा हूं। तू? बूढ़े गुस्से से कांप गए, पर जवाब नहीं दे पाए। इनसे बहस मत करो, हैंसन बूढ़े ने ईशान के कान में फुसफुसाया। बोला तो ऐसा था, पर हैंसन बूढ़े के दिल में मजा आ रहा था। सालों से ताने सुनते थे, आज ईशान ने जवाब दिया था। फिर हैंसन बूढ़े ईशान को लेकर एक जगह बैठ गए और ट्रेडिशनल मेडिसिन एसोसिएशन का इंतजार करने लगे। ईशान ने चारों तरफ देखा और भौहें चढ़ा दी। जगह सूनी थी, पर सजावट शानदार। ईशान को शक हुआ, क्या ट्रेडिशनल मेडिसिन की गिरावट इन लोगों की वजह से थी? अब ये लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं, अपना पेट भरने के अलावा कुछ नहीं सोचते। हैंसन बूढ़े ने ईशान का शक भांपकर पास से कहा। ईशान ने हल्का सिर हिलाया और मन में आह भरी। इंसान का दिल सच में पुराना है। ईशान ने घड़ी देखी, शाम के 4 बज चुके थे। 2 बजे का टाइम था ना? 2 घंटे लेट हैं, ईशान ने बुदबुदाया। हैंसन बूढ़े ने कड़वी मुस्कान दी। आदत पड़ जाएगी, इनका रुतबा बहुत ऊंचा है। बातें कर ही रहे थे कि दरवाजा खुला। एक नौजवान अंदर घुसा। शराब की बू आ रही थी, लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, साफ था, नशे में धुत था। इसे देखते ही बूढ़े खड़े हो गए और अदब से बोले, लीवी साहब, तशरीफ लाए। लीवी नाम का नौजवान ईशान से भी छोटा था, पर बूढ़े उससे हाथ जोड़कर बात कर रहे थे। उसने किसी को भाव नहीं दिया, सोफे पर धम्म से बैठ गया। फिर बेसब्री से बोला, फॉर्म टेबल पर है, ले जाकर भर लो। जी लीवी साहब। बूढ़े जल्दी फॉर्म लेने दौड़े। ये देखकर ईशान ने ठंडी हंसी दी। इतना छोटा लड़का, फिर भी बूढ़े हाथ जोड़ रहे थे। उम्र का रोब तो सिर्फ दूसरों पर दिखाते हैं। चलो, हम भी फॉर्म ले लें, हैंसन बूढ़े ने ईशान से कहा। ईशान ने सिर हिलाया। उसे तो 100 साल पुरानी जड़ी चाहिए थी, इनसे उलझने का मन नहीं था। फॉर्म लिया। ईशान ने जल्दी अपनी डिटेल भरी और टेबल पर रख दिया। बस? ईशान ने हैंसन बूढ़े से पूछा। हैंसन बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, चलें। ईशान ने हम्म किया और पलटा। दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि दरवाजा खुला। बाहर धीरज डावर खड़ा था। ईशान को देखकर धीरज डावर चौंका, फिर ठट्ठा मारकर बोला, यहां क्या कर रहा है? ईशान कुछ बोलता, उससे पहले धीरज डावर को समझ आ गया। समझ गया, तू भी ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आया है ना? चेयरमैन डावर, आप ईशान शर्मा को जानते हैं? हैंसन बूढ़े ने पास से पूछा। धीरज डावर ने ठंडी हंसी दी।
जानता हूं, सिर्फ जानता ही नहीं, पुराना हिसाब भी है। ईशान की भौहें सिकुड़ गईं। मन में सोचा बुरा हुआ। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। धीरज डावर टेबल पर गया। ईशान का फॉर्म उठाया, देखा और फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। माफ कीजिए, तू ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने लायक नहीं, धीरज डावर ने हल्के से कहा। यह सुनते ही हैंसन बूढ़े घबरा गए। जल्दी आगे बढ़कर बोले, चेयरमैन डावर, ईशान शर्मा हिस्सा क्यों नहीं ले सकता? मैंने इनके कागज पहले भेजे थे, सबको बहुत पसंद आए थे। धीरज डावर ने चाय का घूंट लिया और बेपरवाही से बोला, कोई वजह नहीं, बस इसलिए कि इन्होंने मुझे नाराज किया है। इतना साफ साफ बात सुनकर ईशान भी हैरान रह गया। हैंसन बूढ़े का चेहरा बदल गया, वो वहीं खड़े रह गए। धीरज डावर ईशान के पास आया और ठट्ठा मारकर बोला, ईशान शर्मा, याद है मैंने क्या कहा था? जल्दी या देर से तू मुझसे कुछ मांगेगा। हाथ पीछे बांधकर घमंड से बोला, चल गिड़गिड़ा, शायद रहम आ जाए। कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने दूं? हाँ हाँ हाँ। गिड़गिड़ाना? ईशान ने भौहें चढ़ाईं। तू है कौन जो मैं गिड़गिड़ाऊं? धीरज डावर का चेहरा बदल गया। ठंडी हंसी दी। जिद्दी है तो निकल जा। हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में तेरी जरूरत नहीं। पास के बूढ़े भी चिल्लाए, हक है इसका, ऐसे लोगों को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। निकल जा हरामजादे। सबकी गालियां सुनकर ईशान चुप रहा। हैंसन बूढ़े बहुत घबरा गए। धीरज डावर के पास दौड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोले, चेयरमैन डावर, ईशान शर्मा अभी नौजवान है, बुरा मत मानिए। ही, गिड़गिड़ाए तो सोच सकता हूं, पर यह मानने को तैयार ही नहीं। धीरज डावर ने ठट्ठा मारा। हैंसन बूढ़े बहुत परेशान थे। ईशान के पास लौटकर धीरे से बोले, दूसरे की छत के नीचे सिर झुकाना पड़ता है। ईशान, इनसे माफी मांग लो ना। इनसे माफी? ईशान ने ठंडी हंसी दी। कचरे से माफी मांगू? सुना ना? धीरज डावर ने ठट्ठा मारा। अभी निकल जा। ईशान ने नाक सिकोड़ी, पलटा और जाने लगा। उसी वक्त उसका फोन बजा। आर्य स्टील का। ईशान ने फोन उठाया। स्टील साहब, क्या बात है? दूसरी तरफ आर्य स्टील उत्साह से बोले, मिस्टर शर्मा, डिप्टी चीफ ने जो फाइनल में प्लेसमेंट देने की बात थी वो आ गया है। आप कहाँ हैं? मैं अभी ले आऊं? ये सुनकर ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पता बताया और फोन रख दिया। धीरज डावर ने ईशान को ठंडी नजरों से देखकर बोला, क्या हुआ, सोच बदल गई? ईशान ने सिर हिलाकर हल्की मुस्कान दी। माफ कीजिए, मुझे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे रिकमेंड किया गया है।